गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने कर लिया होगा। और हमने आपको कहा था कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि उनका यूज हम आगे करेंगे। एक बार फिर से देखिए रिवीजन करा देते हैं। 1 फैराडे को लगभग हम 96,500 कूलम के इक्वल मानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी, जहाँ Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी दे? 2.303 लॉग बेस 10। फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला, हाँ, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्शन कोसेंट यानी कि Q। फिर उसके बाद हमको लगता है लॉग की कुछ वैल्यू, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस को हम क्या लिखते हैं? pH लिखते हैं। ठीक है, ये pH का फॉर्मूला है। फिर लॉग 1 2 3 4 5 की कुछ वैल्यूज दिए गए थे जो हमने कहा था आपको याद रखनी है। चलिए हम अब उसी के आज आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा और टर्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है देखिए, when different elements are arranged in increasing or decreasing order of their SRP values। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखते हैं। SRP क्या होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी एलिमेंट कितनी जल्दी रिड्यूस होगी, एक बात। दूसरी चीज़ हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि जो जितनी जल्दी रिड्यूस होता है वो सामने वाले को उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो क्या क्वेश्चन था? व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जब हम ढेर सारे एलिमेंट्स को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिख दें या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP लिख दें तो एक हमें सीरीज मिल जाती है। उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, आप एक दो बार उसको पढ़ लीजिएगा, एक दो याद कर लीजिएगा, जिसका एकदम SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी या फिर जिसकी SRP वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, बाकी सबको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, ये डायग्राम आपके बुक में पूरा दिया हुआ, डायग्राम के पूरा पिक्चर ही है, दिख रहा है? हाँ, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें देखिए अलग अलग एलिमेंट्स है, सब फ्लोरीन है, कोबाल्ट है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, MnO4 माइनस है, Au3 प्लस है, Cl2 है, Cr2SN2 माइनस है। सही है? तो ये सबकी SRP वैल्यू वगैरह सब आपको दी गई है। ठीक है, फिलहाल आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना रटेंगे? बहुत ज़्यादा है। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ द सेल। यानी कि आज हमें रिलेशन निकालना है किसमें? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? हाँ, डेल्टा जी, और EMF ऑफ द सेल में निकालना है, यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल में क्या रिलेशन आएगा। बताइए, EMF और सेल पोटेंशियल न्यूमेरिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, थ्योरेटिकली डिफरेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा? EMF हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है और सेल पोटेंशियल हमेशा EMF से थोड़ी छोटी होती है। चलिए, तो देखिए डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये इसको हम डिफाइन करते हैं यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, बाय द सिस्टम का मतलब होता है नेगेटिव। हाँ, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ना, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम निकालते हैं हम, किसी भी सिस्टम पे, बॉडी पे कितना काम किया गया वो आती है पॉजिटिव, लेकिन सिस्टम के द्वारा यानी कि उस बॉडी के द्वारा कितना काम किया गया वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखिए, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन Q इंटू वी, फॉर्मूला भी हमने सीखा था। चलिए, एक्चुअली क्या होगा, देखिए एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्यों एनोड से ही कैथोड पे होता है? क्योंकि एनोड नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन शुरू हो जाता है और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड से कैथोड की तरफ होने लगता है। समझ में आया? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या दिया है, व्हेन अ डैनियल सेल वर्क्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हाँ, जब भी डैनियल सेल काम करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एनोड से कैथोड होता रहता है। लेट द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड पर मोल बी एन मोल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, हमने मान लिया कि पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एन मोल्स का। सही है। तो चलिए टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा, ध्यान रहे अभी हमने यहाँ भी क्या माना है, एन मोल माना है। ठीक है। अब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो एक मोल में कितने के बराबर होता है, एक Na के इक्वल होता है। Na याद है ना एवोगैड्रोस नंबर, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23। और हमने कहा था कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है। तो देखिए एन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एन इंटू Na। मोल को Na लिखा जा सकता है, तो देखिए 1 मोल 1 Na, 5 मोल 5 Na। तो बताइए एन मोल कितना हो जाएगा, एन Na। ये बात समझ में आई आपको। देखिए कोई डाउट है, नहीं है ना। हाँ, तो चलिए आगे सबकी वैल्यू रखते हैं। अब एन क्या है, हाँ नंबर है, इस तो कौन क्या वेरिएबल, इसको छोड़ दीजिए। Na की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, 6.022 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू आती है 96,500 कूलम। कितनी आती है, 96,500 कूलम के आसपास आएगी। याद है 96,500 कूलम को हम क्या कह सकते हैं, हाँ 1 फैराडे कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे 1 फैराडे लिख देंगे। तो क्या हो गया, n इंटू 1 फैराडे यानी कि n फैराडे। ये n क्या है हमारा, इट इज द नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। याद आया जो हम पीछे निकालते थे रिएक्शन को देख के, हाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिलिंग होता था वही उसके क्या होती थी, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो n क्या हमारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, f क्या हमारा फैराडे। ये आ गई Q की वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल सा, पहले हमने क्या किया, चार्ज मान लिया कि n मोल इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है। तो बताइए n मोल यानी कि n Na की वैल्यू रख दिए, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए तो हमारी वैल्यू आ गई n इंटू 96,500 कूलम। 96,500 कूलम को हम 1 फैराडे कह सकते हैं, तो इसको हटा के हम NF लिख देंगे। तो देखिए Q की वैल्यू क्या हो गई, n इंटू F की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब वर्क डन बाय द सेल इन ट्रांसफरिंग n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू V। तो देखिए Q कितना है हमारा, NF, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। अब देखिए Q की वैल्यू तो आपको पता ही है, कितना आ गया NF, लेकिन ये निगेटिव क्यों आया, वर्क डन बाय द सिस्टम। बताइए वर्क डन बाय द सेल यानी कि सेल ने कितना काम किया, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, -Q इंटू V। तो बताइए माइनस तो माइनस रह गया, Q की वैल्यू NF लिख दिया हमने, V क्या है हमारा, हाँ वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ द सेल। बस तो देखिए यहाँ से डेल्टा जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन। यही तो निकाला आपने वर्क डन। ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो क्या हम वर्क डन को डेल्टा जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तो हमने ऊपर डिफाइन किया था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, NF इंटू ई सेल है, माइनस NF इंटू ई सेल है, तो बताइए गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज भी कितना होगा, -NF इंटू ई सेल के इक्वल होगा। सेम यहाँ पर आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है, उस चीज आप फिर से ध्यान समझिएगा। ये क्या है हमारा, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या है हमारा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम दोनों सेम चीज होती है, दोनों इक्वल होती हैं। तो क्या हम W की जगह पर डेल्टा जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो वैसे ही रख दिया आपने। तो आगे हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी,
N क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F क्या है, फैराडे, E सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। आप चाहें तो यहां पे थोड़ी सी करेक्शन भी कर लीजिएगा। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां लिख लीजिएगा -W, या फिर अगर आप यहां पे W लिखेंगे तो यहां लिख लीजिएगा -Q/V, क्योंकि सिस्टम का वर्क डन है, सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क डन होता है, सिस्टम या सेल आप मान लीजिए, आपके यहाँ तो सेल है ना, तो सेल के द्वारा जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए अब हम क्योंकि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लिए हैं, तो अब हम चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, बस एट स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन कर दीजिए, जहां पे हमारा अभी फॉर्मूला क्या आया था, ठीक है, डेल्टा G = -NFE सेल आया था ना, तो क्योंकि हमें डेल्टा G पता है तो डेल्टा G0 निकाल लेंगे, लिख दिए डेल्टा G0 -NNFF, F तो फैराडे कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। ये जो E सेल है, सेल पोटेंशियल, यहां पर हम किसको डिफाइन कर देंगे, स्टैंडर्ड डिफाइन कर देंगे, E0 सेल लिख देंगे। सही है, ये बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, तो बस देखिए क्या दिया है, EMF ऑफ अ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट एंड द साइज ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सेल की जो EMF होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करती है। इसका मतलब वो जो भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट और साइज, यानी कि उसके मास और साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए जो डेल्टा G है उसका फॉर्मूला क्या आया था, -NF/E सेल। अगर हम E सेल की वैल्यू निकालें तो बताइए क्या होगा, डेल्टा G/-NF होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो माइनस को ऊपर लगा दिया हमने, तो -ΔG/NF लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए हियर F इज फैराडेज कांस्टेंट, डेल्टा G एंड N आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। F तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाइए। डेल्टा G और N क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये डिपेंड करते हैं मास और साइज पे, सब्सटेंस है मास और साइज पे ये डिपेंड करते हैं। तो बताइए दोनों का रेशियो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होता है, कैंसिल होके क्या बन जाता है, इंटेंसिव। देखिए यही था ना, ई सेल क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि डेल्टा G और N ये तो मास एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो या सेल पोटेंशियल कह लीजिए, ये कभी भी मास और साइज ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। यानी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। आगे लिखा है वी नो दैट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव, so E cell is the ratio of delta G and N, both are extensive property, which means E cell is an intensive property. Next देखिए conditions for spontaneity of a cell reaction। हाँ, किसी भी सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, किस कंडीशंस में वो खुद से काम कर सकता है। देखिए फॉर अ सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G शुड बी लेस देन 0। यानी कि कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उसका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। यानी कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो वी नो दैट डेल्टा G इक्वल टू -NF/E सेल। अभी तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ऊपर। अब आप यहां से देख के बताइए, यहां पे अगर हम ई सेल की बात करें तो ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने ई सेल की वैल्यू नेगेटिव रख दिया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई होकर डेल्टा G कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा G की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए।
और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ई सेल हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि दो कंडीशंस मिल गए। पहला, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है यानी स्पॉन्टेनियस है तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब ई सेल की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए देखिए कंक्लूजन क्या मिला इसका। इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 देन सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। हाँ, क्योंकि इफ ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। दूसरा, इफ ई सेल इज लेस देन 0, यानी कि अगर ई सेल नेगेटिव हो गया तो बताइए, एक तो पहले ही से माइनस था, एक ई सेल का भी माइनस आ गया, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो बताइए कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया या नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा, अगर ई सेल 0 हो गया तो सेल रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन। क्या, नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल सेल। वी नो दैट डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ कीवर्ड्स में याद कराया था ना, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। तो देखिए डेल्टा जी का फॉर्मूला याद आया, हाँ, माइनस एन एफ इंटू ई सेल, पीछे डिराइव किया था हमने। अब देखिए डेल्टा जी नॉट का भी फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था, क्या था, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल था, प्लस आर टी, इसको ऐसे रन दीजिए, आर क्या है हमारा, हाँ गैस कांस्टेंट, टी क्या है हमारा, टेम्परेचर, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। नेचुरल लॉग क्यू है, तो नेचुरल लॉग को आप क्या बनाएंगे, लॉग बेस 10 में वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग बेस 10। क्यू क्या हमारा, रिएक्शन कोसेंट, ऐसे रख दीजिए। अब क्या करिए आप, देखिए हमें ई सेल चाहिए, यानी कि एन एफ से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप एन एफ से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई सेल। फिर यहाँ भी क्या होगा, पूरी वैल्यू एन एफ से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कैसा मिलेगा, या फिर आप चाहें तो ऐसे देख लीजिए, क्योंकि हमें ई सेल निकालना है तो ई सेल को यहाँ रखिए, बाकी एन एफ वाले टर्म्स को उस साइड भेज दीजिए। यहाँ पे देखिए एन एफ और ई सेल के बीच कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो माइनस एन एफ इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। अब इन पार्ट्स को अलग अलग कर लीजिए, एक बार इसके अपॉन, एक बार इसके अपॉन, तो क्या बचेगा, एन एफ ई नॉट अपॉन सेल, ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू अपॉन माइनस एन एफ। तो देखिए ये माइनस एन एफ तो गया, क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, नेगेटिव। ठीक है, 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू अपॉन एन एफ, ये बन गया हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन। यही है हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन। सही है, नॉन्स्ट इक्वेशन के लिए आपको रिलेशन आना चाहिए, किसमें, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में। क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, हाँ, प्लस आर टी लॉग नेचुरल लॉग क्यू। अगर आपको ये याद है तो आप वैल्यू सारा पढ़ा के रख देंगे और आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए ये बन गया नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मोर देन 99% केस में हमेशा हम किस टेम्परेचर पर सॉल्व करते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। तो ये तो लगभग फिक्स हो गया ना, तो हम इस सब वैल्यू को जितने भी कांस्टेंट है सब सॉल्व कर लेंगे, इतना बड़ा इक्वेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम अब क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर, आर की वैल्यू पता है कितनी होगी, 0.0821। फिलहाल आप उसको रखिए चाहे मत रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये आ जाएगी 298.15, ये क्या हमारा, हाँ कन्वर्जन इन केल्विन है टेम्परेचर का, अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू बेस 10। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ये एफ फैराडे
ये भी फैराडे कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। ई सेल क्या है, हाँ सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। 0.0591 को हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 0.06 भी लिख सकते हैं, कई बार हम लिख मिलेंगे। देखिए 591 को राउंड अप करेंगे तो ये 0.06 के इक्वल हो जाएगा अपॉन एन। एन क्या हमारा, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लॉग बेस 10। क्यू क्या है हमारा, हाँ पता चला, क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट है। तो हम इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे। आगे देखिए, नॉन्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज फॉर बोथ हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। यानी कि नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज हम हाफ सेल के लिए भी कर सकते हैं और कंप्लीट सेल के लिए भी कर सकते हैं। तो हम पहले हाफ सेल के लिए सीख लेंगे, फिर हम कंप्लीट सेल के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम किसके बारे में जा रहे हैं सीखने, हाफ सेल्स के लिए। तो यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन इन हाफ सेल, हाफ सेल में भी दो होगा, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल तो दूसरा होगा हाँ रिडक्शन हाफ सेल। चलिए पहले बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। चलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए रिएक्शन लिख ले। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए रिएक्शन भी कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो देखिए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या दिया होगा, Mn+ दिया होगा ना। देखिए यहाँ पे मेटल पे चार्ज 0, यहाँ पे मेटल पे चार्ज N+, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, N इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर 2+ होता तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता, 2 N+, यानी कि N इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया है। तो देखिए ये हो गया मेटल रिएक्शन, कौन सी, ऑक्सीडेशन वाली। तो हमें इसके लिए रिएक्शन कोसेंट निकालने आना चाहिए। वो तो हमने पहले सीख रखा है, Q इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट Mn+ अपॉन रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में हमारा क्या है, सॉलिड है। अच्छा सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना आता है, 1, तो अपॉन 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि Q की वैल्यू सिंपल से कितनी आ गई, Mn+ आ गई। आई या नहीं, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन, अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन उठा के लगाते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0OP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 Q। Q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। तो जैसे आप रखेंगे आपको ये रिलेशन मिल जाएगी, EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 Mn+। क्या आपको ये भी याद रखना है, बिल्कुल नहीं। हम आपको हर एक चीज़ का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, यानी कि हम आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हैं। आपको रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, उसके बाद आप ये सब खुद से लिख सकते हैं। तो आपको इन फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आपको माइंड में आ गया होगा सर इतना फॉर्मूला कौन रटेगा, आपको नहीं रटना है। अगर रट सकते हैं तो ठीक है, आपकी काम थोड़ी फास्ट हो जाएगी, अदरवाइज हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नॉन्स्ट इक्वेशन आना चाहिए। दूसरी चीज़ नॉन्स्ट इक्वेशन यूज कैसे करते हैं ये सीख लें हम, तो बस फॉर्मूला तो हम खुद से बना सकते हैं। चलिए देखिए, फ्रॉम एबव रिलेशन, ऊपर के रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। देखिए कैसे, देखिए सॉरी एक मिनट होल्ड करिए। ओके सो देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये भी ऊपर है, यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन में ये भी ऊपर है।
यानी कि ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा या ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सिंबल किसका है, माइनस का है। अब बात को समझिए, अगर आप इसी कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बताइए लॉग वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। ये टोटल वैल्यू माइनस में बड़ी होगी, तो बताइए इस वैल्यू में से ये वाले वैल्यू माइनस हो जाएगी या प्लस होगी, माइनस होगी। तो ओवरऑल इनका टोटल वैल्यू प्लस में जा रहा है या माइनस में, माइनस में जा रहा है, इसलिए ईओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन मीडियम बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। कैसे पता चलेगा, आप इस माइनस सिंबल का ध्यान रखेंगे। अगर ये प्लस होता तब तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, जैसे जैसे Mn प्लस मीडियम में बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इस माइनस की वजह से। चलिए अब हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हाँ, फॉर रिडक्शन हाफ सेल। एक बार खुद से ट्राई करिए, हाँ, वीडियो पॉज करके करिए, एटलीस्ट क्या करना है, कर लिया आपने, बहुत अच्छा। चलिए मैच करते हैं। तो ये फॉर रिडक्शन हाफ सेल, इसमें क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके मेटल बनेंगे आयन से, क्योंकि रिडक्शन होना है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, n+, यहाँ चार्ज 0, चार्ज डिक्रीज हो गया ना, तो रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए हमें पहले रिएक्शन क्वोशेंट लिख लेते हैं, Q की वैल्यू। तो ये कितनी आएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सॉलिड है तो कितना आएगा, 1 रिएक्टेंट में एक्वस है, इलेक्ट्रॉन तो मेंशन ही नहीं करते हो, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में चला जाएगा। तो बताइए कितना आ गया, हाँ, Mn+ आ गया ना। अच्छा, इसको देखिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, चलिए खैर आगे बता देंगे। अभी आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q की वैल्यू Mn+ की पावर -1, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए पावर चेंज करना पड़ेगा, +1 से -1 कर सकते हैं। चलिए तो बस नॉन इक्वेशन लगा दीजिए, क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E0 Rp माइनस 0.0591/R log base 10 Q। Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या माइनस के टर्म में लिख सकते हैं 1/Mn+। अब देखिए E0 Rp, यहाँ पे एक लाइन में पूरी शॉर्ट कर दी गई है, देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ERP इज इक्वल टू E0 Rp माइनस 0.0591/N log base 10 1/Mn+। ये आया था रिलेशन। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दीजिए, E0 Rp माइनस 0.0591/N log base 10, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Mn+ पावर -1 आ जाएगा इनवर्स में। अब देखिए इसको ले लीजिए, E0 Rp एज इट इज माइनस 0.0591/N। अब देखिए log m के पावर n, तो पावर को पहले लेके आएंगे तो इंटू -1। अब क्या बच्चा यहाँ पर देखिए log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। देखिए ये तो हो गया E0 रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.0591/N, फिर log ऑफ Mn+। देखिए यही चीज़ आया क्या, E0 रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591/N log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Mn+। कर सकते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया, जब आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन किया था तो यहाँ पर माइनस आया था, रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो बस इतनी सी डिफरेंस है।
कर सकते हैं। तो चलिए अब बताइए यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Mn+ यानी कि आयंस के वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली? हाँ, यहाँ पर ये डायरेक्टली रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसमें प्लस होके ये टोटल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। उसमें घट क्यों रहा था? क्योंकि वहां पर ये क्या था, माइनस में था। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन तो हम करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आएगा, आंसर कहीं लिख लीजिएगा आप, 0.47 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 0.47 वोल्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ध्यान रहे कौन सा पोटेंशियल कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए हमें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें रिएक्शन भी कौन सी लेनी होगी? जैसे बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए पहला ट्राई करते हैं। क्या दिया है? Cl2 गैस चेंजेस टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर प्रेशर आपको दिया है 10 atm और मोलैरिटी दिया है 0.1। तो बताइए Cl2 किस में बदल सकता है? HCl में बदल रहा है। HCl हमें क्या देगा? एक H+ आयन देगा, एक Cl- आयन देगा। Cl2 H+ में बदल सकता है क्या कभी? कोई चांस नहीं। तो Cl2 किस में बदलेगा? Cl- में। चलिए लिखते हैं। तो Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? पहले ऐसे बन लिखिए आप, Cl2 गैस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे क्या बनाएगा? Cl-, एक्वस फॉर्म में, आयंस एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ क्लोरीन के 2 एटम, यहाँ क्लोरीन के एक ही एटम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। अब देखिए क्लोरीन पे ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? 2 नेगेटिव। एक एटम पे 1 नेगेटिव, 2 एटम पे 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो बताइए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक चीज, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सी? नॉनस्ट इक्वेशन लगाइए डायरेक्ट। अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग उसको याद नहीं करेंगे, हम नॉनस्ट इक्वेशन यूज करेंगे डायरेक्ट। चलिए नॉनस्ट इक्वेशन के लिए हमें Q की वैल्यू चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी ना। तो Q निकाल लीजिए। क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा ये देखिए, अभी जो हमने रिएक्शन लिखी है वो रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। हमें तो ऑक्सीडेशन निकालना था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिएक्शन भी कैसी होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो क्या करिए, रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि इस Cl- वाले टर्म्स को LHS में लेके जाइए और इसको RHS में। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज 0। तो बताइए माइनस से 0 हुआ है तो चार्ज बढ़ा होगा या घटा होगा? हाँ, चार्ज बढ़ा होगा ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा थे, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तब जाके न्यूट्रल बना है। सही है। तो देखिए प्लस चार्ज इस पे बढ़ गया, यानी कि अब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो Q की वैल्यू बताइए क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स को तो डिफाइन ही नहीं करते रिएक्शन क्वेश्चन में, पहले हम क्लोरीन को डिफाइन करेंगे। तो बताइए इसके लिए गैस है तो क्या लिखाएंगे हम? PCl2। प्रेशर डिफाइन करते हैं अपॉन रिएक्टेंट में हमारा क्या है? क्लोरीन आयन। अब यहाँ 2 क्यों आया है? जब हम रिएक्शन क्वेश्चन लिखना सीख रहे थे हमने वहाँ देखा था ये जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कंसंट्रेशन के पावर के टर्म में जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- 2 कोफिशिएंट है तो उसके पावर में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रेशर ऑफ Cl2 गैस दिया था 10 atm, 10 रख दिया हमने। Cl- 0.1 दिया है शायद ना, ये 0.1 मोल। ये H+ के लिए भी है और Cl- के लिए भी है, तो हम तो Cl- के लिए यूज कर लेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? 0.1। चलिए वैल्यू रख दीजिए उठाकर।
तो देखिए 10/0.1 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.001 हो जाएगा ना। वहाँ से 2 डेसिमल हटाएंगे तो 00 ऊपर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1010 क्यूब। हम इसको क्या लिख देंगे 10 क्यूब। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बस अब नल्स इक्वेशन लगा दीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप चाहे तो EOP लिखिए या फिर आप चेंज को साफ साफ शो करिए, Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 ऑक्सीडेशन, E0 Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 माइनस 0.0591 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी आई थी 2 log बेस 10 q की वैल्यू कितनी आई 10 क्यूब। ये देखिए ध्यान से log m के पावर n, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है, ये E0 Cl चेंजेस टू Cl2, ये वैल्यू हमें कहीं दिया होगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए दिया ना E0 Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 कितना है -1.36 वोल्ट। तो इस वैल्यू को उठाकर हम नीचे रख देंगे। अगर मान लीजिए हम इस क्वेश्चन में ये ना दे कि ये दिया रहता तो E0 Cl2 चेंजेस टू Cl माइनस 1.36 वोल्ट, तो क्या हम ये वैल्यू उठाकर वहाँ रखते, नहीं रखते। फिर हम इसको उल्टा करते, Cl2 से Cl माइनस, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम SOP निकाल लेंगे। SOP कैसे निकालते, इसको माइनस करके, यानी कि उसी का उल्टा। तो ये अच्छा है कि इसमें आपको SOP डायरेक्ट दिया हुआ है -1.36। अगर SOP नहीं दिया होता तो हम SOP वहीं पे रिवर्स करके उसको कैलकुलेट कर लेते। तो बस उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए कितना आ गई -1.36 माइनस इसकी वैल्यू हमने कितना ले लिया 0.6 नहीं 0.06। 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03। हाँ 0.06 अपॉन 2। देखिए log बेस 10 क्यूब, ये 3 कहाँ चला जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने 3। अब देखिए -1.36 माइनस ये सो इसको कैंसिल करेंगे 0.03 इंटू 3 हो जाएगा 0.09। देखिए log 10 की वैल्यू भी बताए थे कितनी आएगी 1। तो इसको तो पूरा भूल जाइए, इनको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर आपका। जो सीखना है वो है कि हमें नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज कैसे करना है। n की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो रिएक्शन को आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। नहीं दिया है तो आप खुद उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। समझ आ गया होगा। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर कितना बताया हमने 0.47 आएगा। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आंसर चाहे तो फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखिए 0.47 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए ये सब केसेस हैं, हम सारी केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आपको सारी केसेस रटनी नहीं है, केसेस को सॉल्व करने आना चाहिए। आपको खुद से आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी केस दे दे तो हम केस को खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अभी हम किसके लिए डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाँ जो SHE पढ़े थे हमें पीछे, ठीक है, किसके लिए यूज होता है वो, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए। ठीक है, हम उसको एनोड पे यूज कर सकते हैं या कैथोड पे, दोनों पे, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और क्या, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी लेके चलते हैं हम 0। चलिए देखिए इसके हम एनोड की कंडीशन बात करेंगे पहले। कब, जब वो ऑक्सीडेशन पे होगा। तो बताइए ऑक्सीडेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट होगा H+ आयंस में, तो H2 गैस कन्वर्ट्स टू H+ आयंस। तो आप तो पहले ऐसे लिखेंगे H2 गैस कन्वर्ट्स टू H+ आयन +1 इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंसिंग आप खुद से कर लेंगे क्योंकि देखिए डायरेक्ट बैलेंस करके इक्वेशन लिख दिए हम। ये इक्वेशन आपको रटना नहीं है, इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। एनोड यानी ऑक्सीडेशन पे ऐसे ही रिएक्शन बनेगा। चलिए यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला लगाइए फटाफट, देखिए क्या होगा। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। फॉर्मूला यही है नॉन्स्ट इक्वेशन का। अब वैल्यू उठा के रखते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ रेस्ट टू द पावर 2। बात समझ में आई, पावर 2 क्यों आया, इसका कोफिशिएंट रिएक्टेंट का। हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस के लिए क्या डिफाइन होता है, प्रेशर PH2 गैस। अच्छा आपको याद है एस से चीज जब हम डिफाइन कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पर हम प्रेशर कितना ले रहे थे, 1 बार, जो कि लगभग 1 atm के ही आसपास होता है। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्या, 1 लिखेंगे तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, H+ के पावर 2। देखिए यही चीज यहां पे डिफाइन किया गया है। देखिए फॉर्मूला वही है, सही है। अब देखिए ये जो 2 है पावर का, ये 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो ये 2 हमने यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और यहाँ 2 ये तो कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना। ये 2 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये log m के पावर n था। अभी लॉग प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, log m के पावर n की वैल्यू क्या होती है, n log m, यानी पावर वाले टर्म्स को हम log से पहले ला सकते हैं। तो इस 2 को हम log के आगे लेके आ गए 2, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल, क्या बचा देखिए। दूसरी चीज प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 बार होता है, जो कि लगभग 1 atm के इक्वल हम मान सकते हैं, दैट इज सिमिलर टू 1 atm। तो बस हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये वैल्यू भी गायब। तो देखिए क्या बचेगा, E नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+ माइनस 0.0591 लॉग बेस 10 H+ बचेगा। ये बात देखिए समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए हम अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले, क्यों कॉमन करेंगे अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम पीएच में अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो माइनस को हटाएंगे, देखिए अगर माइनस यहाँ होता तो ये क्या बन जाता, माइनस लॉग ऑफ H+, जो कि पीएच का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस लॉग ऑफ H+, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पीएच के। कीवर्ड्स में आपको सिखाए थे हम। तो अगर ये पीएच है तो देखिए क्या हो गया, E नॉट H2 चेंजेस टू H+ प्लस 0.0591 pH। अच्छा इसका और एक सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है। एक बार फिर हम कह रहे हैं फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, केस बना के आपको खुद से सॉल्व करने आने चाहिए। देखिए E H2 चेंजेस टू H+ इज इक्वल टू, ये देखिए क्या है, H2 से H+ क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है, 0। भूल गए, अभी तो हमने कहा था SHE के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SRP और SOP दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, अगर 0 है तो पूरा खत्म, क्या बचा 0.591 इंटू pH। ये छोटा सा है ना, फिर भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल रटिए, हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने आना चाहिए, फॉर्मूले तो आप खुद पे खुद बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो यहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसका, हाइड्रोजन का,
स्टैंडर्ड वाला तो 0 है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो देखिए पीएच पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ाएंगे इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमेशा मेरे माइंड में यही नहीं, हमारे माइंड में यही आता है कि अगर पीएच बढ़ा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ा तो दे विल बी ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ट्रू होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई कंडीशन ट्रू नहीं है। यानी कि पीएच के बढ़ने से हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हमेशा पीएच के बढ़ने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेशन नहीं होंगे। ये चीज आपको याद रखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये पीएच किस पे डिपेंड करता है, लॉग की वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखिए क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पीएच वैल्यू ऑफ द मीडियम एंड वाइस वर्सा। हाँ, अगर पीएच वैल्यू मीडियम की बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, अगर पीएच वैल्यू घटती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होती है, घट जाती है। तो देखिए यहां पे सिमिलरली करके आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया गया है। देखिए सिंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 चेंजेस टू H+ इज इक्वल टू E0 H2 प्लस 0.0591, या फिर आप चाहे तो सब हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसके इक्वल आएगा। अब देखिए जब हम रिडक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिलेशन पता है ना, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो H+ से H2 कन्वर्ट होगा, ये टर्म की कोई जरूरत नहीं, ये तो 0 ही रहेगा। देखिए ये पॉजिटिव है 0.0591 pH, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.0591 इंटू pH। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चलिए, या फिर देखिए ये चीज यहां लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, ये देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.0591 इंटू pH एंड रिडक्शन पोटेंशियल H+ टू H2 माइनस 0.0591 इंटू pH। क्यों? सिंस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0, यानी कि SOP और SRP दोनों ही क्या होती हैं, 0 होती हैं। आगे देखिए रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन pH वैल्यू। अब देखिए यहां पर ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप pH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन किस में, नेगेटिव में। तो बताइए इसके बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, ये चीज लिखा है। देखिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन pH वैल्यू। pH वैल्यू के बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है, और घटाने से बढ़ जाता है। नोट पॉइंट देखिए, हाउएवर बट pH इज नाइदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन pH की वैल्यू डायरेक्टली या इनवर्सली डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि pH की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, लॉग प्रॉपर्टीज पे, और लॉग की प्रॉपर्टी हमारे नंबर सिस्टम से बिल्कुल अलग है ना, अलग। हाँ, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से सॉल्व होता है। लॉग 10 की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है, जबकि इन जनरल 10 की वैल्यू तो 10 होती है ना, 1 कैसे हो सकती है। तो क्योंकि ये लॉग प्रॉपर्टी इसमें यूज हो जाता है, इसीलिए ये डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। ये बात और है, प्रॉपर्टी बिल्कुल वही शो करेंगे, लेकिन वो एक लीनियर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, यानी कि एक जैसा आपको ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। एक हाफ सेल दिया है हमारे सामने, हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। कौन सा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि हमें फॉर्मूले किसको यूज करना होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन गैस, यहाँ से तो हमें H+ भी मिलेगा, Cl- भी मिलेगा। याद है पीछे वाले क्वेश्चन हमने Cl- के साथ डील किया था, अभी किसी साथ डील करेंगे, H+ के साथ। क्यों? क्योंकि Cl- के साथ हो गया था। अरे नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ना, इसको कौन सा आयन चाहिए, हाइड्रोजन के ही आयन्स चाहिए। यानी कि इसमें से हमें कौन सा आयन लेना है ये किस पर डिपेंड करता है, हाँ
इस वाले साइड पे। तो बस देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है तो बताइए कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में, तो H2 गैस कन्वर्ट्स टू 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये फिर से बैलेंस कर दिया गया है, आप चाहें तो खुद से बैलेंस कर लीजिएगा, आप बैलेंसिंग बार बार नहीं बताएंगे हम, नॉन इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्ट, हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए हम फिर से क्या लगाने जा रहे हैं, नॉन इक्वेशन, EH2 चेंजेस टू H+, E0 H2 चेंजेस टू H+ माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 क्यू, यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस देखिए SOP कितना होता है हाइड्रोजन का, 0 गया, माइनस 0.0591 अपॉन 2